सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। मैं इसको महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करना। इसके बगैर भाषा का कोई अर्थ ही नहीं बचता, समझ में आया? और बहुत से हिंदी अध्यापक अनावधान से, गलती से इस टॉपिक को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं तो आप न भाषा ठीक से पढ़ पाएंगे और ना ही आप लिख पाएंगे, ठीक है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। विराम चिन्ह जिसे अंग्रेजी में पंक्चुएशन साइन कहा जाता है, इसकी परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम बातें करते हैं किसी के साथ में, है ना, तो धारा प्रवाह हम लोग क्या बक 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 करना शुरू कर देते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह होता है, वहां हम रुकते हैं। कहीं न कहीं कॉमा होता है जिसे अल्प विराम कहते हैं, वहां ठहराव होता है, ठीक है। कहीं कहीं पूर्ण विराम होता है, पूरे देर का ठहराव होता है। इससे भाषा सुबोध और भावपूर्ण बनती है, समझ में आया? अगर सुबोध मतलब इससे पूरा ज्ञान मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे कह क्या रहा है, ठीक है। तो इसका अर्थ है रुकना और ठहरना। लिखते समय वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट, सामने वाले को स्पष्ट समझना चाहिए। इसलिए भावपूर्ण और सुबोध बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अभी मेरे बोलते समय आपके समझ में आ गया होगा कि मैं स्पष्ट के बाद थोड़ा देर तक रुका, उसके बाद में मैंने भावपूर्ण और सुबोध बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं के बाद मैं रुका, है ना, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। पूर्ण विराम है, वहां पर मैं ज्यादा देर तक रुका, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो बात मैंने बोली वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई, आपको वो सुबोध और भावपूर्ण लगी, ठीक है। इनके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। अगर गलत प्रयोग कर दिया आपने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए, ठीक है। अब यहां मैंने सिंपल वाक्य बोला, पिताजी ने मुझे के बाद कहा 5 रुपए दिए, 5 पर वाला लगा हुआ, 5 के बाद कौवा लगाऊंगा तो 5 से ही दिए, है ना, ज्यादा नहीं दिए, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिमाग का जो है सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा और आप उसको समझते जाएंगे। अब इसको पॉज करो। अब मैं आपके सामने जो है कितने प्रकार के विराम चिन्ह हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वही विराम चिन्ह मराठी भाषा में प्रयोग होते हैं। काम वही है, वही विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में होते हैं, काम वही है। समझने का फेर है केवल। अगर एक बार विराम चिन्ह समझ गया आपको, उसके बाद में आपको आज के बाद कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप लिखते समय लंबे लंबे वाक्य बनाने के बजाय उचित जगह पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, भाषा को सरल बनाएंगे, भावपूर्ण और सुबोध बनाएंगे। अगर हमने विराम चिन्ह नहीं दिया, इमेजिन करो, सोच पढ़ोगे कैसे? अभी इसमें कहीं भी मान लो विराम चिन्ह नहीं है। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना, ठहरना। लिखते समय वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट भावपूर्ण सुबोध बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। कुछ समझा क्या आपको? कुछ समझा? क्यों नहीं समझा? क्योंकि मैं उचित जगह पर, जहां पर विराम चिन्ह है, वहां पर रुका ही नहीं। मैं वहां पर रुका ही नहीं। और जब मैं इसको सरलता से ऐसे पढ़ता हूं, विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। लिखते समय वाक्य के अर्थ को स्पष्ट, भावपूर्ण और सुबोध बनाने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया?
इनके गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल सकता है। यही के ही उदाहरण देख लिया हमने। अगर इसके अंदर मैं कोई कॉमा, कोई मात्रा, कोई सेमीकोलन, कोई उद्धरण चिन्ह नहीं देता तो मेरा पढ़ने का तरीका भी बदल जाता। मैं सीधा सीधा पढ़ना शुरू कर देता उसको। ठीक है, ये तरीका गलत है। इससे भाषा भावपूर्ण नहीं होती, अर्थपूर्ण नहीं होती, दोषी दोष होते हैं। और सामने वाला बोलेगा माफ कीजिए क्या कहना चाहते थे आप। फिर आप धीरे धीरे बोलोगे और उचित जगह पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग जहां जितना देर तक रुकना है उतनी देर तक आप रुकोगे तो क्या होगा, सामने वाले को सारी बात समझ में आ जाएगी, है ना। बोलिए उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे। वो होता कैसा है, उसको हिंदी में कहते क्या है और उसका अंग्रेजी नाम क्या है। ठीक है, सही है ना। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले क्रम संख्या, दूसरा विराम चिन्ह, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, तीसरा वो चिन्ह कैसे दिखाई पड़ता है, और चौथा उसका अंग्रेजी में क्या नाम है। हमें अंग्रेजी में बहुत बड़ी विडंबना है, हमें अंग्रेजी में तो पता है लेकिन हिंदी में पता नहीं होता। बहुत से ऐसे विराम चिन्ह होते हैं जिनको अंग्रेजी में हम जानते हैं लेकिन हम हिंदी में उसे नहीं जानते। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला पूर्ण विराम, तो हिंदी में जो खड़ी पाई होती है, हिंदी में जो खड़ी पाई होती है ना, ऐसी लकीर सीधी, वो उसका चिन्ह है, उसको फुल स्टॉप कहते हैं। ये आम बात है, ये सबको मालूम है। ठीक है, 2 नंबर पे अल्प विराम, एक छोटा सा कॉमा होता है ना, काजू के जैसा। काजू देखिए ना, तो काजू समझना दिमाग में, कॉमा के तरह काजू जैसा होता है, कॉमा होता है। नंबर 3 अर्ध विराम, एक बिंदु होगा और काजू होगा, एक बिंदु होगा और काजू होगा, उसको सेमीकोलन कहते हैं। नंबर 4 द्विबिंदु, है ना, 2 बिंदु होंगे उसको कॉलन कहते हैं। ठीक है। नंबर 5 प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से बनाया होता है, उसको या तो क्वेश्चन टैग कहते हैं या क्वेश्चन मार्क कहते हैं। नंबर 6 विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये एक खड़ी पाई होती है जिसमें बिंदी होती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये 6 हमने अभी देखे। हाँ, देखिए आया अभी 7 नंबर पे आता है उद्धरण चिन्ह, है ना। याला मराठीत लक्षात ठेवायचं, 2 भाऊ उलटे आणि 2 भाऊ सुलटे, हे 2 उलटे डोसक्याचे, डोसकं खाली पायवरती, है ना, माथा नीचे पैर ऊपर और माथा ऊपर पैर नीचे, एज यूजुअल जैसा हम लोग खड़े थे वैसा। इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। नंबर 8 पे आता है कोष्टक। कोष्टक विभिन्न प्रकार के यूज होते हैं, हिंदी में यूज होते हैं और आपके गणित में भी बहुत यूज होते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के 3 मैंने कोष्टक के चित्र यहाँ पर बनाए हैं। इसको ब्रैकेट कहते हैं या पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस नाम पहली बार सुना होगा आपने, और हम उसको ज्यादातर यूज नहीं करते क्योंकि ब्रैकेट सीधा है ना भाई, है ना, सीधा है तो फिर दिमाग में ज्यादा डिफिकल्ट वाला, कठिन वाला क्यों डाले, है ना। तो पैरेंथेसिस नहीं डालना दिमाग में, ब्रैकेट डालना दिमाग में। नाउ योजक चिन्ह, एक छोटी सी आड़ी लकीर होती है, उसको हाइफन कहते हैं। और नंबर 10 पे आता है डैश। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर डैश तो अंग्रेजी शब्द है लेकिन लिखा देवनागरी में है, तो हिंदी भाषा इतनी दयालु है कि कुछ शब्द जिसका हम शाब्दिक अर्थ नहीं निकाल सकते उनको हम स्वीकार भी करते हैं, और हिंदी के कुछ शब्द हम अंग्रेजी को देते हैं। और गर्व की बात है कि अंग्रेजी में हिंदी के बहुत ज्यादा शब्द दिए गए हैं, लिए कम है, जिसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो डैश हिंदी में भी डैश कहेंगे। इसके मुकाबले योजक चिन्ह के मुकाबले ये थोड़ी लकीर बड़ी होती है, इसको डैश कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। आप वॉच करो। उपसर्ग चिन्ह जो ऊपर लिखा जाता है एपोस्ट्रोफी, कहां लिखा है आपने इसको, जरा मुझे बताओ कहां लिखा है।
ये चिन्ह दो होते हैं। हाँ हाँ, उसको 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 एपोस्ट्रोफी भी कहते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। एपोस्ट्रोफी और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा अलग चीज और एपोस्ट्रोफी अलग चीज। हाँ, ये याद रखना। समझ में? एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं? जैसे हमको अगर हॉनरेबल पूरा नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे, HON ऑन और वहां पर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे और BLE लगा देंगे। तो समझने वाले जिनको मालूम है इसका क्या प्रयोग होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं बोला, किसी चीज को हमको शॉर्ट करके दिखाना है तो एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, छोटा करके दिखाना है ना। ऑनरेबल स्टूडेंट के सामने हम क्या करते हैं, STU कॉमा कर देते हैं या पॉइंट दे देते हैं, उसका भी एक महत्व है, इसका भी उतना ही महत्व है एपोस्ट्रोफी का। फिर आती बारी त्रिबिंदु की। त्रिबिंदु मतलब 3 डॉट, इसको इलिप्सिस कहा जाता है। फिर बाद में आती तिर्यक रेखा जो ऐसी क्रॉस की जाती है उसको स्लैश बोलते हैं। उसके बाद में 14 नंबर पे आता है विसर्ग। अब विसर्ग का बहुत कम इस्तेमाल होता है हिंदी में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में पहले लिख दिया कम उपयोग, हिंदी में उसको विसर्ग ही कहते हैं। बाद में 15 नंबर पे अति महत्वपूर्ण है। अब अति महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूं इसको, कभी कभी हम लिखते लिखते ना कोई चीज भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पूरी लाइन को मिटाते हैं और नया लिखते हैं। तो जरूरत नहीं है, जहां पर जो शब्द आप भूल गए है ना, वहां पर आप इस चिन्ह को लिख करके ऊपर की दिशा में वो शब्द लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे अब एक एग्जांपल में ये दे देता हूं आपको, ठीक है। अब भूलिए, यहाँ पर मैं कल लिखना भूल गया। कल उसने कहा कि वह बाजार गया था, लेकिन कब तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है, और भूल गया। एक मिनट, ठीक है। यहाँ मैं क्या करूंगा, वह एक टूटी प्रति कल। अरे काय मतलब तुला 2 मिनट का कहा कि वह कल शब्द में लिखना भूल गया था, मैंने टूटी पूर्वक चिन्ह दिया, बाजार गया था, मुझे पूरी लाइन निकालने की जरूरत पड़ी क्या, इसके आगे का निकालने की जरूरत पड़ी क्या, मैंने क्या किया, टूटी पूर्वक चिन्ह दिया और कल लिख दिया वहां पर, ठीक है। ये महत्व का है। अभी इसके बाद जो है हम देखेंगे किसका उपयोग कहां कब कैसे करना है। तब तक के लिए रहिएगा होशियार, सन्नाटे बच्ची की सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। नमस्कार, ठीक है। आपको विराम चिन्ह का महत्व, जब हमने टॉपिक लिखा था विराम चिन्ह का महत्व क्या होता है, विराम चिन्ह कि न होने से और होने से, कौन बताएगा कक्षा में? कल बोला था मैंने आपको कुछ सुबोध शब्द था, भावपूर्ण, बताओ। हाँ, ठीक। इससे ये ज्ञात हो गया होगा आपको कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी दीदी ने बताया, बैठ जाओ। अभी दीदी ने क्या बताया कि कहाँ रुकना है, कहाँ बोलना है ना। ये अगर हमको समझ में नहीं आए तो वाक्य अर्थहीन हो जाएगा, अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे हम प्रक्रिया देखते हैं कि कैसे अर्थहीन हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि भाषा या वाक्य सुबोध हो जाता है, अर्थपूर्ण हो जाता है, उसमें स्पष्टता आ जाती है अगर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो, और न किया जाए तो इससे विरुद्ध हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग हम देखने जा रहे हैं। तो यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या एक दूसरे से विपरीत हो जाता है, अपोजिट।
गलत जगह पे विराम चिन्ह दे देने से वाक्य एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, है ना, और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप बोलना कुछ और चाहते थे और आपने वो लिखित में दे दिया, उसका अर्थ कुछ और निकला। अब एग्जाम्पल देते हैं हम, उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो, एक ही पूर्ण विराम है। अब इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि वास्तव में करना क्या है? सामने वाले को रोकना है या जाने देना है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? रोको मत जाने दो, ना मैं कहीं रुका, कहीं एक सेकंड का भी पॉज दिया क्या मैंने? रोको मत जाने दो। अब आप बोलेंगे सर करना क्या है? अरे भाई रोको मत जाने दो। सर वही तो पूछ रहा हूं, करना क्या है? अरे क्या आप बेवकूफी खाने, अरे रोको मत जाने दो। सर सॉरी सर, गुस्सा मत होइए, पर मुझे उसको रोकना है या जाने देना है, ये थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा। अच्छा अब मैं समझा। अब उनका रोको मत जाने दो, आप क्या करोगे? तुरंत ए भाई रुक, सर ने जाने के लिए मना किया, ठीक है? और मैं बोलूंगा अरे रोको मत जाने दो, आप बोलोगे जा भाई जा, ठीक है? हो गया क्लियर, है ना? आप समझा कि विराम चिन्ह किस चिड़िया का नाम है? समझ में आया ना? ये अर्थ का अनर्थ कर देगी। कैसे? इसको बोला मैं रोको मत जाने दो, फिर भी इसने क्या किया? उसको जाने दिया। तो मैं तो सीधा सवाल इससे पूछूंगा ना, तो अरे भाई वो क्यों चला गया? सर आपने तो बोला था। अरे मैंने रोको बोला था। अच्छा मैंने सर रोको मत समझ दिया और मैंने जाने दिया सर, है ना? अब वो बंदा वहीं खड़ा है और मैं इसको बोला था, क्या नाम है तेरा? मयूर। ये मयूर गधा, मयूर को बोला मैं कि रोको मत, उसको जाने दो। अब मैं फिर मयूर से पूछ रहा हूँ, सॉरी मयूर देखो उसको जाने के लिए बोला था मैं, है? ये तो वहीं रुका हुआ है। मैं बोला सर मेरे को लगा कि रोकना है, जाने नहीं देना है। क्योंकि क्या है सर, आप बोलते समय धारा प्रवाह बोल गए सर, आई एम कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज हो गया था सर कि मुझे करना क्या है। तो उसके लिए विराम चिन्ह की बहुत आवश्यकता है। जब हम बोलते हैं तो भाषा में हमारे मराठी क्या मतलब चढ़ उतार या विराम चिन्ह पड़ेगी। इस विराम चिन्ह से ही हमारे भाषा के बोलने का प्रभाव सुधरता है। जहाँ रुकना है वहां रुक जाते हैं, है ना? यहाँ पर शाम आया, कौन सा चिन्ह? एक्सक्लेमेशन, उद्गारवाचक चिन्ह, है ना? क्या शाम आया? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन टैग, है ना? अब मैंने देखो, अब यही चीजें कहाँ होती है यूज? ड्रामा में, फिल्मों के डायलॉग्स में, है ना? क्यों होता है? अति महत्वपूर्ण है इसलिए, ठीक है? अब यहां देखिए हमने रोको मत जाने दो, है ना? मैं अब इसको रुक के बोला, रोको मत जाने दो, अर्थ स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में करना क्या है, ठीक है? रोको मत जाने दो, रोकना है, रोको मत जाने दो, रोकना नहीं है, जाने देना है। इन दिस वे अर्थ तो स्पष्ट है, ये दो एक दूसरे से विपरीत है। समझ में आया, है ना? स्टॉप। क्या अर्थ का अनर्थ हो जाता है? अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक विराम चिन्ह, उसका भेद, उसका चिन्ह कैसा होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है वो देख रहे हैं, ठीक है? इसको ध्यानपूर्वक सुनना इसलिए क्योंकि ये एक की बार पढ़ाने की टॉपिक है, एक की बार पढ़ाने की टॉपिक है, बार बार नहीं पढ़ाएगा। जैसे आपको कर्ता, कर्म, क्रिया ये सब बार बार पढ़ाने से आपको फायदा होगा, हाँ वैसे ये पढ़ाने से भी बार बार फायदा होगा, लेकिन अब एक बार अगर इसको समझ लिया तो पढ़ते पढ़ते भी आपके समझ में आएगा। जैसे आप कोई टेक्स्ट मटेरियल पढ़ रहे हैं, कोई निबंध पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां दिखेगा अरे ये कॉमा, हाँ अच्छा यहाँ इसलिए यूज हुआ है ना? ये दिमाग आपका वहां पर रखना है,
तो हमने देखा कि अर्थ क्या है, तो रोको बस जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों एक दूसरे की विपरीत है ना। दोनों के काम अलग अलग है, एक में रोकना है एक में रोकना नहीं है ना। वैसे अब देखते हैं हम विराम चिन्ह के भेद। तो सबसे पहला आता है पूर्ण विराम, हमारे जो हमने लिख कर दिया है सीरियल नंबर के हिसाब से। तो पूर्ण विराम क्या होता है, जब वाक्य समाप्त हो जाता है, मतलब उसके बाद बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, वाक्य अपने आप में स्पष्ट हो गया है, ठीक है। तो जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम यानी ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। इसका चिन्ह खड़ी पाई, खड़ी पाई, खड़ी पाई ऐसा होता है। विराम फुल स्टॉप, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो बता दिया मैंने आपको, खड़ी पाई का चित्र होता है। अब देखिए उदाहरण, राम खाना खाता है, कुछ बचा है क्या बोलने के लिए, खाना खाता है, ठीक है। मोहन स्कूल जाता है ऑब्वियसली, पूर्ण विराम, कुछ बचा है बोलने के लिए नहीं। राज का दोस्त मोहन है, होगा तभी तो बोला है ना, पूर्ण विराम। मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया, कर लिया, कर लिया कि नहीं, अब कुछ बचा है नहीं बचा है, ठीक है। तो मैंने अपना काम पूर्ण कर लिया, जाओ नहीं रुको, जाने नहीं देता है, रोको मत जाने दो, ठीक है, समझ आया। नंबर 2 अल्प विराम कॉमा, उसका चिन्ह ऐसा होता है जहां थोड़ी देर रुकना पड़े, थोड़ी देर क्यों बोला, पूर्ण विराम में पूरा, अल्प विराम में पूरा, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए। अगर एक से अधिक वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, गांव के नाम है, शहरों के नाम है, तो हमको वहां थोड़ा देर रुक के बताना पड़ेगा, है ना। उसके उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, उदाहरण राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप है। अब मैं नहीं यूज करता हूं, अल्प विराम यूज नहीं कर रहा मैं, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, समझ में आ रहा है कुछ नहीं, मतलब राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप है। स्पष्ट समझ में आ रहा है, दैट्स ऑल, हो गया, पर्पस सॉल्व। किसका, मेरा नहीं, विराम चिन्ह का, समझ में, मेरा नहीं, विराम चिन्ह का पर्पस सॉल्व हो गया। नंबर 2, मैंने भारत में पहाड़, नदी और झरना, खेत और इमारत आदि चीजें देखी थी। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो भारत में रहता हूं, कोई बाहर का व्यक्ति आया होगा उसने सेंटेंस बोला होगा, है ना। नहीं तो लोग बोलेंगे यार क्या बेवकूफ आदमी भारत में रहता है, भारत में सब चीजें है ऑलरेडी। मेरा सेंटेंस नहीं है, किसी और का है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, हमको बस ये ध्यान रखना है, 1 2 3 तीनों जगह पर अल्प सा विराम लिया है और वहां पर बोला है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसको डायरेक्ट बोलूं तो समझ में नहीं आया क्या क्या देखा है, समझ में आएगा क्या क्या देखा नहीं सर, कैसे सर, क्या क्या देखा सर, अरे बोला ना, क्या पहाड़, नदी, खेत, झरना, इमारत देखा ना मैं सर, क्या 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 बताओ। अरे भाई मैंने पहाड़, खेत, झरना, इमारत, नदी ये देखा। अच्छा, 5 चीजें देखी आपने, कब समझ में आ रहा है, जब मैं थोड़ी देर के लिए ठहरा हूँ, क्लियर। और ऊपर जाएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकोलन, दिखता है ऐसा, बड़ा सुंदर है ना, सुंदर दिखता है ना, बिंदी भी लगाया हुआ है और नीचे काजू भी लटका दिया है ना, सुंदर लग रहा है ना। जहां अल्प विराम की अपेक्षा, दैट मींस एज कंपेयर टू कोमा, ठीक है, एज कंपेयर टू ज्यादा रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए सूर्यास्त हो गया, लालिमा का
लाली माँ का स्थान काली माँ ने ले लिया है। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी, कमल के फूल खिल गए। सूर्योदय हो गया सर, देखो सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। 2 मिनट में खत्म। नाउ प्रश्नवाचक चिन्ह सुनते हैं ना, क्वेश्चन टैग भी कहते हैं, क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, ठीक है। जहां प्रश्न पूछा गया हो ऐसे वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा होगा, मालूम ही नहीं है, इसलिए सवाल पूछा क्या लिख रहा है, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया? झूठ, कारीगरों ने बनवाया और उनके 150 कारीगरों के हाथी काट दिए बेचारों को। पैसा दिया था, क्या है हमारा इतिहास बड़ा गंदा है, ठीक है ना। बना कोई और रहा है, ठीक है। इसे क्लियर समझ में आया? अब हम एक बार पूरा ओवरव्यू करते हैं पहले से, ठीक है। पहले से ओवरव्यू करते हैं, रिवीजन। अब हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन इसलिए कि एट अ ग्लांस, एक नजर में, विराम चिन्ह एक नजर में। देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग, यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन, अस्पष्ट या एक दूसरे से विपरीत हो जाता है। उदाहरण के लिए, रोको मत जाने दो, अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो रहा, ठीक है। रोको मत जाने दो, अर्थ तो स्पष्ट है। दूसरे में रोको मत जाने दो, अर्थ स्पष्ट है किंतु एक दूसरे से विपरीत वाक्य हो गए, ठीक है। नंबर 2, विराम चिन्ह के भेद, फिर वही हो रहा है। विराम फुल स्टॉप हमने देखा, जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। इसका चिन्ह खड़ी पाई जैसा होता है। उदाहरण के तौर पर, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूर्ण किया। अल्प विराम, कॉमा, जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक दूसरे से वस्तुओं को दर्शाने के लिए, एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप है। मैंने भारत में पहाड़, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पे अर्धविराम। अर्धविराम मैंने बताया आपको, सेमीकोलन और थोड़ा सा अंतर है अल्प विराम में और अर्धविराम में। जहां अल्प विराम की अपेक्षा मतलब एज कंपेयर टू ज्यादा रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, सूर्यास्त हो गया, लाली माँ का स्थान काली माँ ने ले लिया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। नंबर 4, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। चिन्ह ऐसा होता है, जहाँ प्रश्न पूछा गया हो ऐसे वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनाया, ठीक है। दोनों जगह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हमने किया। अब तक हमने देखा ये 4, इसी प्रकार से बाकी है। आपका काम अब ये होगा कि जितने बच्चे हैं उतने आप पुस्तकालय से, चाहे व्याकरण का पुस्तक लीजिए चाहे कुछ लीजिए, उसको कंप्लीट करके मुझे 2 दिन में रेडी करके दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब, और सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी जब तक आपकी दहलीज पर मंडे के दिन एक दिन बढ़ा दिया हमने। मंडे को सबकी कॉपी मुझे चाहिए, रेडी चाहिए। व्याकरण में टॉपिक का नाम पूरा बाकायदा मस्त बढ़िया वेल डेकोरेटिव मल्टी कलर का इस्तेमाल करो, बिंदास करो, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी, कैसा भी, ठीक है। धन्यवाद के साथ मैं राजेश कुमार ठाकुर, अलविदा, नमस्कार।